डैम, इस वीडियो में बहुत मजे आने वाले हैं। कैसे? चलो आ जाओ, दिखाता हूँ वीडियो में आगे। तो क्या तुम लोगों को लगता है कि लाइफ में तुम्हारे छोटे छोटे जो रोजमर्रा के डिसीजंस होते हैं वो मैटर करते हैं? छोटे डिसीजंस जैसे कि मान लो कि तुम पानी पी रहे हो एंड तुमने एक बूंद पानी का कम पिया, जो एक बूंद आगे चल के तुम्हारे पास के शहर में बाढ़ का रीजन बन गया। तुम लोग सोच रहे हो कि भाई ये तो क्या बोल रहा है, इज दैट इवन लॉजिकल? तुम्हारे दिमाग में भी ये चल रहा होगा कि भाई तुम्हारे एक छोटे से डिसीजन से नेचर को, प्रकृति को, तुम्हारे आसपास के एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा फ़र्क भला कैसे पड़ सकता है? इट्स टोटली इलॉजिकल भाई, बेवकूफ़ है तू। ठीक है, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा इस पॉइंट पे, बट जो तुम लोग सोचते हो और जो तुम्हारी इमेजिनेशन है, रियलिटी उससे कोसों दूर है। ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग। जो भी तुम अभी सोच रहे हो इस थ्योरी के बारे में, रियलिटी उससे बहुत ज़्यादा दूर है। आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को एक ऐसी साइंटिफिक थ्योरी के बारे में बताने वाला हूँ जो तुम्हारे सोचने का पूरा नज़रिया बदल के रख देने वाली है। और ये कोई जादू नहीं है, ये पूरे तरीके से साइंस है। इट्स प्योर साइंस एंड इस थ्योरी का नाम है द बटरफ्लाई इफेक्ट। सो हेलो पीपल, तुम लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं हूँ प्रिंस और तुम लोग देख रहे हो द बटरफ्लाई इफेक्ट। तो देखो, वीडियो का 4 सेगमेंट्स में डिवाइड करा है। पहला, दूसरा, तीसरा अगर ना भी देखनी हो तो कोई बात नहीं, बट चौथा सेगमेंट इज बहुत 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 क्रूशियल इस चीज़ को समझने के लिए। एंड अगर तुम्हें इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट चलेगा 0.001% भी, तो प्लीज़ फोर्थ सेगमेंट ज़रूर देखना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चाहो तो तुम पहले के 2-3 स्किप कर सकते हो, बट चौथा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो अगर तुम चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। ठीक है, सब्सक्राइब करने से ये होगा कि अगर मैं कोई भी नई तुम्हारे इंटरेस्ट के टॉपिक की वीडियो डालता हूँ तो तुम्हें तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी एंड यू विल बी अप टू डेट। सो चलो, मैं तुम्हें इस वीडियो के कुछ और अच्छे एग्जाम्पल्स बताता हूँ। तो देखो, मान लो कि अफ्रीका के या साउथ अमेरिका के किसी एक जंगल में कोई छोटी सी तितली अपने पंख फ्लैप करके उड़ जाती है। तुम्हें लग रहा होगा इससे क्या ही होगा, वो बहुत नेचुरल चीज़ है, राइट? बट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, उस तितली के पंख फ्लैप करने की वजह से एयर प्रेशर में एक बहुत ज़्यादा माइनर सा चेंज आएगा। एंड इसी माइनर चेंज की वजह से आगे चल के ये माइनर चेंज हवा की दिशाओं में बहुत ज़्यादा बदलाव कर सकती है। एंड इसी के चलते एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये विंग फ्लैप करना आगे चल के एक टॉर्नेडो में बदल जाएगा। जस्ट थिंक अबाउट इट, ये कितना क्रेजी हो सकता है। एक छोटी सी तितली का पंख फ्लैप करना विल रिजल्ट टू अ टॉर्नेडो इन सम सिटी ऑफ अमेरिका। ये सब चीज़ें तुम्हें सुनने में किसी हॉलीवुड साइंस फिक्शन मूवी के स्क्रिप्ट की तरह लग रही होगी, है ना? बट मजे की बात ये है कि ये चीज़ किसी राइटर ने, डायरेक्टर ने या प्रोड्यूसर ने नहीं ढूंढी थी। इस चीज़ की खोज करने वाले सबसे पहले व्यक्ति एक साइंटिस्ट थे। 1951 की बात है, जब एक मेटेरोलॉजिस्ट जिनका नाम था एडवर्ड लॉरेंस, हाँ ये इनकी फोटो जो यहाँ पे आ रही है अभी, ये हाँ इन्हीं की बात कर रहा हूँ। इन्होंने अपने लैब में एक नॉर्मल सा एक कंप्यूटर में बैठ के ये टेस्ट रन कर रहे थे और वेदर प्रेडिक्शंस कर रहे थे। वेदर प्रेडिक्शंस करते वक्त इनके पास कुछ डेटा था एंड द डेटा वाज लाइक 0.506127। वो वहाँ पे अपने कंप्यूटर पे बैठ के ये डेटा डाल रहे थे और प्रेडिक्ट कर रहे थे कि आगे आने वाला मौसम कैसा हो सकता है। बट उनका कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो था एंड पुराना भी। ऑल्सो उनको लगा कि चलो टाइम थोड़ा सेव करते हैं, तो उन्होंने लास्ट के 3 डिजिट्स हटा दिया, यानी 1 to 7 हटा दिया। जो फाइनल डेटा एंटर किया गया था वो था 0.506। एंड यूँ मान लो कि इनके बीच का जो डिफरेंस था वो बहुत कम था। बहुत कम मीन्स बिल्कुल नेग्लिजिबल। इट वाज 0.000127, यानी कि एक बाल की डेंसिटी से भी 1000 पार्ट कम था, यानी बिल्कुल टोटली नेग्लिजिबल। लॉरेंस को लगा इस पॉइंट पे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, तो लॉरेंस ने डेटा रन करा एंड जो रिजल्ट्स आए वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग थे। लगभग तो छोड़ो, रिजल्ट बिल्कुल भी सिमिलर नहीं था। रिजल्ट के अकॉर्डिंग, जहाँ पर पहले वाले डेटा के अकॉर्डिंग दिखा रहा था कि धूप निकलेगी, मौसम अच्छा रहेगा, इट विल बी क्लियर, वहीं इस न्यू डेटा के अकॉर्डिंग मौसम बिल्कुल ख़राब रहने वाला था। भारी बारिश और तूफान की आशंका जताई जा रही थी। यही वो पॉइंट है जहाँ पे जन्म हुआ था द कियोस थ्योरी का। इस पॉइंट में साइंटिस्ट्स ने ये माना सेंसिटिव डिपेंडेंस ऑन इनिशियल कंडीशंस जैसी एक चीज एग्जिस्ट करती है। इसका आसान भाषा में मतलब बताऊं
तो इसका ये मतलब निकलता है कि एक कोई सी छोटी सी इनिशियल चीज, एक बिल्कुल छोटा सा बदलाव आगे चल के ऐसे रिजल्ट्स दे सकता है जो कि पूरी तरीके से अनप्रेडिक्टेबल हो। तो चलो अब कुछ रियल डेटा पे आते हैं कि जिससे हमें पता चले कि भाई ये एक्चुअली में काम भी करता है या इट्स जस्ट अ थ्योरी। तो देखो, ऑल्सो मैं बता दूं, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कॉज ये बहुत सारा डेटा है, मेरा दिमाग इतना प्रोसेस नहीं कर सकता, डेट्स वगैरह बहुत सारी हैं। तो देखो, दिन था 28 जून 1914 यानी 1914 का, ठीक है। और एक बंदा जिसका नाम था आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के अगले राजा बनने वाले थे, ये जाते हैं एक सिटी जिसका नाम था साराजीवो घूमने, ठीक है। एंड अब देखो यहाँ पे बहुत सही कहानी आने वाली है, तो बिल्कुल स्किप मत करना है। बट अब जब वो ट्रिप पे जाते हैं तो कुछ लोग उनका असैसिनेशन प्लान करते हैं, ग्रुप को हायर करते हैं। जब वो अपने कार पे कहीं घूमने निकले हुए थे स्ट्रीट्स पे, तो असैसिन का ग्रुप उन पे बॉम्ब फेंकता है। बट फॉर्चुनेटली वो, उसकी किस्मत देखो कितना अच्छा किस्मत था उसका, वो बच गया। वो बॉम्ब पीछे कहीं पे गिर जाता है जाके, एंड वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। उनका असैसिनेशन प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है। फर्डिनेंड बच जाता है, फर्डिनेंड अपनी गाड़ी से निकल जाता है वहाँ से। कई लोग उसके बाद गिरफ्तार होते हैं एंड बचे कुछ जो असैसिन्स थे वो उसी ग्राउंड में कैमोफ्लेज होकर वहाँ से निकल जाते हैं। तो आगे क्या होता है कि जैसे फर्डिनेंड थे वो हॉस्पिटल जाते हैं उन लोगों से, उन जख्मी लोगों से मिलने के लिए जो उस ब्लास्ट में घायल हो चुके थे। जब वो अपने घर से निकलते हैं अपनी गाड़ी में बैठ के, तो उनका ड्राइवर आगे चल के एक गलत टर्न ले लेता है। अब यहाँ से स्टोरी मैं दूसरे कैरेक्टर पे शिफ्ट करता हूँ। एक बंदा जो असैसिनेशन ग्रुप से बिलोंग करता था जिसका नाम था गेवरीलो, वो बंदा हताश, बिल्कुल निराश, क्योंकि उसका असैसिनेशन प्लान फेल हो चुका था। सो आई थिंक उसको पेमेंट नहीं मिली होगी, तो वो हताश होकर एक सैंडविच स्टॉल पे गया था सैंडविच खाने के लिए, एंड वो वहाँ पे खड़ा होकर सैंडविच खा रहा था। अब मैं वापस से फर्डिनेंड पे आता हूँ। फर्डिनेंड के ड्राइवर ने गलत टर्न ले लिया। गलत टर्न लेके जैसे उसको रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो गलत गली में घुस गया, तो वो गाड़ी को रिवर्स करने लग गया। रिवर्स करते करते गाड़ी बंद पड़ गई एंड वहीं पे खराब हो गई। अब जरा सोच के देखो वो गाड़ी कहाँ खराब हुई होगी, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्रस्ट मी। ये गाड़ी ठीक वहीं पे खराब हुई जहाँ पे गैवरीलो सैंडविच खा रहा था। गैवरीलो को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ कि यार ये तो शिकार सामने से चल के आ गया। उसने अपने पॉकेट से गन निकाली एंड वहीं पे फ्रांस फर्डिनेंड को मार दिया। तो देखा तुम लोगों ने कैसे हिस्ट्री विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड चेंज हो जाती है। और मैं कहूँ, सही कहूँ तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी नहीं लगता, एक्चुअली देखा जाए तो फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट हिस्ट्री चेंज हो गई। अब यहाँ पे बटरफ्लाई इफेक्ट को देखो। अगर उस दिन उस ड्राइवर ने गलत टर्न नहीं लिया होता तो उसको गाड़ी रिवर्स नहीं करनी पड़ती। गाड़ी रिवर्स नहीं करनी पड़ती तो भाई गाड़ी खराब भी नहीं होती। इस पॉइंट पे अगर गाड़ी खराब नहीं हुई तो फ्रांस फर्डिनेंड जिंदा बच जाते, क्योंकि वो कभी गैवरीलो को फेस ही नहीं करते। गाड़ी खराब नहीं होती और वो बच जाते तो कभी वर्ल्ड वॉर 1 होता ही नहीं। वर्ल्ड वॉर 1 ना होने की वजह से जर्मनी कभी तबाह नहीं होती, एंड इसी वजह से हिटलर शायद कभी पावर में आ ही नहीं पाता। हिटलर के ना आने की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 नहीं हो पाता, और उसी के चलते होलोकॉस्ट जैसे बहुत बड़े मैसेकर इवेंट्स भी नहीं होते। एंड देखा जाए तो शायद आज की डेट पे न्यूक्लियर बम जैसी कोई चीज़ भी एग्जिस्ट नहीं करती। आज की डेट पे दुनिया का नक्शा पूरी तरह से अलग होता है शायद से। एंड बिकॉज ऑफ दैट वन इवेंट, बिकॉज ऑफ दैट वन रॉन्ग टर्न, बिकॉज ऑफ दैट वन रॉन्ग डिसीजन, बिकॉज ऑफ दैट वन स्प्लिट मूवमेंट, पूरी हिस्ट्री बदल गई। एंड ये था बटरफ्लाई इफेक्ट इन हिस्ट्री। सिर्फ एक कार, एक रॉन्ग टर्न एंड पूरी तरह से हिस्ट्री चेंज। चलो तुम लोगों को एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला इंसिडेंट सुनाता हूँ। ये बात है साल 1983 की। कोल्ड वॉर अपने चरम सीमा पे था। कोल्ड वॉर अपने चरम सीमा पे था, यानी कि यूएस और सोवियत यूनियन, करेंट डेट में रशिया, इन लोगों के बीच टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी एंड कभी भी न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो सकती थी। एक तरफ ने न्यूक्लियर अटैक किया, मतलब दूसरे तरफ ने बस जवाबी अटैक स्टार्ट कर दिया, एंड ये अटैक्स बहुत ज़्यादा घातक होते। एक रात की बात है जब एक सीक्रेट रशियन बेस पे, एक सोवियत यूनियन बेस पे एक सैनिक था जिसका नाम था पेट्रोव। अब ये बंदे का काम ये था कि वो कंप्यूटर स्क्रीन्स को मॉनिटर करे और ये देखे, इस चीज़ का ख्याल रखे कि कहीं यूएस ने, अमेरिका ने अपनी तरफ से न्यूक्लियर बॉम्ब्स उनके ऊपर लॉन्च तो नहीं कर दिए हैं। अब एक रात क्या होता है, अचानक से सारे के सारे सिस्टम्स के ऊपर अलार्म बजने लगता है। पेट्रोव भागा हुआ आता है एंड देखता है कि सारे के सारे सिस्टम्स पे लॉन्च प्रोटोकॉल दिखा रहा होता है। लॉन्च प्रोटोकॉल का यहाँ पे ये मतलब था कि अमेरिका ने अपनी तरफ से
मिसाइल्स चला दिए हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स आर ऑन द वे। उसके सामने एक बटन था, वो बटन दबाते ही मिनटों के अंदर उनकी तरफ से भी बहुत सारे एक लार्ज स्केल न्यूक्लियर अटैक हो जाता। अब उसके पास मिनट्स थे, सिर्फ चंद मिनट। इसमें उसके पास ये ऑप्शन था कि वो अपने सीनियर्स को यानी कि अपने हायर ऑफिशियल्स को रिपोर्ट करे कि ये हुआ है और उनके ऑर्डर्स का वेट करके वो बटन दबा दे। बट पेट्रोव ने सोचा, अपनी इंट्यूशन लगाई और उसने सोचा कि अगर अमेरिका ने अटैक करना ही होता तो वो सिर्फ 5 ही मिसाइल्स क्यों लगाते, वो एक फुल स्केल अटैक, एक लार्ज स्केल अटैक करते और एक बारी में खेल खत्म कर देते। इसी इंट्यूशन के चलते उसने ना ही अपने हायर ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म किया और ना ही वो बटन दबाया। उसने वो जो लाल बटन आ रहा था, वो जो सारे अलार्म्स बज रहे थे, उस डेंजर अलार्म को एक फॉल्स अलार्म घोषित कर दिया। उस पॉइंट के आगे जो हुआ वो बहुत ज़्यादा हंसने वाली बात है, क्योंकि देखा जाए तो एक चंद सेकंड की वजह से या तो पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाती, बट उसके डिसीजन की वजह से आज हम सब जिंदा है और यहाँ बैठ के तुम मेरी ये बकवास सुन रहे हो और ये वीडियो देख पा रहे हो, ये कहानियाँ सुन पा रहे हो। पेट्रोव ने जैसे ही सारे अलार्म्स को फॉल्स डिटेक्ट करा यानी घोषित करा, तो उसके बाद ये पता लगता है कि ये मिसाइल्स थी ही नहीं, ये तो एक बादल था। जी हाँ, एक बादल, लाइक एक क्लाउड को इन लोगों ने एक न्यूक्लियर बॉम्ब अज्यूम कर लिया। ये कुछ मैल फंक्शन हुआ था क्योंकि स्पेस की सैटेलाइट पे धूप यानी कि जो सन होता है उसका रिफ्लेक्शन पड़ा एंड वो किसी गलत तरीके से बादल पे रिफ्लेक्ट हुआ, जिसकी वजह से इनके सिस्टम ने उसको एज अ न्यूक्लियर बॉम्ब डिटेक्ट कर लिया। एक छोटे से इवेंट की वजह से कैसे पूरे दुनिया का नक्शा बदल सकता था, ज़रा सोच के देखो। वो न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो सकता था तो मैं सब एक सेकंड में, विद इन सेकंड्स खत्म हो जाते। बिकॉज न्यूक्लियर वॉर तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, कोई छोटी मोटी आम बात नहीं है। अब ज़रा सोच के देखो प्रैक्टिकली, अगर उस दिन उस टाइम पर उस एक स्पेसिफिक टाइम पर उस एक स्पेसिफिक जगह पर वो एक स्पेसिफिक बादल वहाँ पे मौजूद उस एक स्पेसिफिक एंगल पर नहीं होता और साथ ही साथ ड्यूटी पे पेट्रोव की जगह कोई एक ऐसा गुस्सेल ऑफिसर होता जो कि तुरंत अपने हायर ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म करके वो बटन दबाने में देर नहीं करता, तो आज तुम और मैं बैठ के यहाँ पे ये कहानियां नहीं सुन रहे होते, हम लोगों की एग्जिस्टेंस कब की खत्म हो चुकी होती, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर इज वेरी डेडली। यहाँ पे देखो कैसे एक सिंगल बादल, एक सिंगल रिफ्लेक्शन पूरे ह्यूमैनिटी का नक्शा चेंज कर सकते थे। तो देखो, बहुत हो गई वॉर्स, साइंस, इन सब की बात, ठीक है, किंग्स वगैरह की। अब बात करेंगे कि क्या तुम्हें पता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा बटरफ्लाई इफेक्ट इन वर्क क्या है? एनी आइडिया? नहीं? चलो मैं बताता हूँ। वो आप, जी हाँ, वो आप। तुम्हारा आज की डेट पे इस समय एग्जिस्ट करना, तुम्हारी इस यूनिवर्स में एग्जिस्टेंस इज अ मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी। कैसे? चलो आ जाओ, आगे बताता हूँ। थोड़ी रिसर्च करते हैं, थोड़ा डीप डाउन जाते हैं इस टॉपिक में, फिर पता चलेगा। तो सपोज कि तुम्हारे मम्मी पापा जब मिले थे एंड उनके मिलने से पहले, लाइक अगर इन केस ऑफ लव मैरिज, ठीक है, उनका कभी मिलना होता ही नहीं या वो बाद में मिलते, या फिर लगा लो अरेंज मैरिज है, उनकी मीटिंग अरेंज्ड है, तुम्हारे पापा बीमार पड़ गए उस दिन, तुम्हारी मम्मी से नहीं मिल पाए, शादी की डेट्स में डिले हो गई, आगे पीछे शादी हुई, तो तुम पैदा ही नहीं होते। चलो चीज़ को थोड़ा और डीप लेकर चलते हैं। मान लो जब तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कंसीव किया था, जब तुम अपनी मम्मी की कोख में आए थे, उससे पहले बिलियंस ऑफ स्पर्म सेल्स रिलीज होते हैं सिर्फ एक एग सेल के लिए, एंड लकीली वो एक स्पर्म सेल उस एक एग सेल तक पहुंचा जो कि आगे चल के तुम बने। इस चीज़ को थोड़ा और टाइम में पीछे लेके चलते हैं, चलो अब ठीक है, थोड़ा हिस्ट्री में लेके चलते हैं। मान लो यही सेम चीज़ तुम्हारे दादा दादी तुम्हारी साथ पूछते हैं, या फिर उससे भी पहले के, लाइक 10-10 हज़ार मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो तुम्हारे एंसेस्टर्स थे उन तक भी लेकर जाएं। उन्होंने एक स्पेसिफिक टाइम पे, एक स्पेसिफिक डेट पे, एक स्पेसिफिक सेकंड, एक स्पेसिफिक मिली सेकेंड पे वो चीज़ें करी जो उनको करनी चाहिए थी और जो उन्होंने करी, जिसकी वजह से तुम आज एग्जिस्टेंस में हो। अगर वो चीज़ें एक सेकंड, एक मिली सेकंड से भी लेट होती तो शायद वो चीज़ें डिफरेंट होती, एंड शायद आज की डेट पे तुम्हारा एग्जिस्टेंस उन्हीं चेन रिएक्शंस के ना होने की वजह से जीरो हो जाता। तुम्हारे होने के पीछे कई सालों के इम्पॉसिबल इवेंट्स जो कि एक चेन में ऐसे बैठे हैं जैसे उन्हें बैठना चाहिए, ठीक एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे उन्हें एग्जैक्टली होना चाहिए तुम्हारे एग्जिस्टेंस के लिए। यू आर द अल्टीमेट रिजल्ट of 14 billion years of cosmic butterfly effects। तुम्हारा वजूद कोई मजाक या फिर कोई कोइंसिडेंस नहीं है, तुम हिस्ट्री के सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और प्रीशियस आउटपुट हो।
तो अगर अगली बार तुम्हें ये लगता है कि तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो, तुम्हें लगता है तुम्हारी लाइफ वर्थलेस है, तो बटरफ्लाई इफेक्ट को याद करना, ठीक है। और अगर तुम्हें ये भी लग रहा हो कि तुम्हारे छोटे मोटे डिसीजंस बिल्कुल मैटर नहीं करते, सो कीप दिस इन माइंड कि बटरफ्लाई इफेक्ट जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तुम्हारे छोटे छोटे डिसीजंस भी मैटर करते हैं यूनिवर्स के लिए। तुम आज जो भी किताब पढ़ते हो, तुम चाहे सड़क पे चलते चलते किसी रैंडम स्ट्रेंजर को स्माइल पास करते हो, तुम अपने करियर का कोई भी एक बड़ा या मेजर या छोटा मोटा डिसीजन लेते हो, तुम किसी से भी कैसे बात करते हो, तुम कैसे सांस ले रहे हो, कब किस सेकंड पे कैसे सांस ले रहे हो, कब सांस रोक रहे हो, हर एक चीज़ मैटर करती है। एंड इन्हीं सब छोटी छोटी और बड़ी बड़ी चीज़ों के चलते स्पेस टाइम के इस मैसिव वेब में एक एक धागा ऐड होता जा रहा है, एक एक धागा बुना जा रहा है। तुम इस वक्त एक चलती फिरती हिस्ट्री हो। मान लो तुम्हारा आज का कोई छोटा डिसीजन हो, कोई छोटी सोच हो, लाइक कोई भी एक छोटा सा थॉट हो, वो आगे चल के आज से 100 साल बाद उसी चीज़ को, उसी एक थॉट को किसी साइंस प्रोजेक्ट के फाउंडेशन पे रखा जा रहा हो। जस्ट थिंक अबाउट इट। दुनिया आपस में ही इतनी ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है कि इसमें एग्जिस्ट करने वाली कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती। हर आम चीज़ के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छुपा हुआ है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि तुम अपने हर एक डिसीजन को बहुत ज़्यादा ध्यान से और कॉन्शियसली चूज़ करो, क्योंकि तुम्हारा हर एक कदम, हर एक छोटा डिसीजन इस दुनिया के फ्यूचर को बुन रहा है। सो गाइज, दैट वाज इट फॉर द वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये वीडियो की स्क्रिप्टिंग में बहुत बुरी मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा मेहनत, और रिसर्च वगैरह करना था, साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना था। भाई खुद का दिमाग घूम जाता है कई बार तो करने में यार। ऑल्सो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, आगे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली हैं, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मेरा भी भाई गला सूख जाता है, ये देखो पानी लेके बैठता हूँ मैं, पता ही नहीं कितनी बार रिकॉर्डिंग करते हुए पानी पीता हूँ, ठीक है। मुझे भी पानी पीना है, बट एनीवेज, तो देखो दैट वाज इट। एंड इसके और भी पार्ट्स हैं, लाइक इस पैराडॉक्स के ऊपर नहीं, स्पेसिफिक बटरफ्लाई इफेक्ट के ऊपर नहीं। तुम्हें अगर उनमें भी इंटरेस्ट हो, साइंटिफिक चीज़ें हैं, अगर उनमें भी इंटरेस्ट हो तो वो भी देख सकते हो। देयर आर वीडियोज अबाउट पैराडॉक्सेस, जैसे कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, सॉरी नॉट द बटरफ्लाई पैराडॉक्स, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स एंड प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। इन तीनों की प्लेलिस्ट तुम्हें मिल जाएगी, वो चाहिए तो वो भी देख सकते हो। ऑल्सो गाइस, शेयर कर दो ये वीडियो, अपने दोस्तों को भी बताओ कि भाई उनकी एग्जिस्टेंस कोई जाया चीज़ नहीं है। भाई 14 बिलियन साल की कॉस्मिक बटरफ्लाई इफेक्ट का नतीजा है। दे डू मैटर टू दिस यूनिवर्स, ठीक है। तो चलो वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ यहीं पे। मैं प्रिंस लेता हूँ तुम लोगों से विदा। मिलूंगा तुम लोगों से फिर अगली वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट, किसी नई स्टोरी, किसी नए किस्से के साथ। इट्स मी प्रिंस साइनिंग ऑफ। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे क्यूरियस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।